नमस्कार मित्रों, आज लग्नों की सीरीज में आखिरी लग्न मीन पर मैं आपके सामने उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। लग्नों का ये आखिरी लग्न है मीन लग्न। इस लग्न पर जाकर के लग्नों का हमारा ये विवरण पूरा हो जाएगा और इस लग्न पर भी मैं आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। काल पुरुष की कुंडली में मीन लग्न का जो स्थान है वो शरीर है, लग्न ही है, वहाँ पर ये विराजमान होती है और यह जल राशि है और इसकी आकृति मीन जैसी होती है। जब ये पूर्वी क्षितिज पर उदय होती है तो मछली की आकृति जैसी दिखाई देती है और ये उभोदय है, यानी इसके सिर और पिछला भाग पूंछ दोनों दिखाई देते हैं। यह दुष्भाव राशि है, न चर है न स्थिर है और द्विस्वभाव राशि होने के कारण यह दोनों तरीके की राशियों के प्रभाव को अपने अंदर रखती है, चर स्थिर वाले की। जब प्रश्न ज्योतिष की बात आती है तो इसके फल हमेशा सकारात्मक ही सामने आते हैं। मीन लग्न में गुरु योग कारक होते हैं। यह केंद्र और मूल त्रिकोण लग्न के स्वामी हो जाते हैं और इस लग्न में सबसे अकारक ग्रह बुध होते हैं। मीन लग्न की एक खूबी है कि इस लग्न के जातक कम हाइट के होते हैं लेकिन बहुत भावनात्मक होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। मीन लग्न के जातक बहुत अधिक रूढ़वादी होते हैं। जो कट्टर रूढ़वादी लोग आपको मिलेंगे तो वो मीन लग्न के ही मिलेंगे। वह अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यह मीन लग्न के लोगों की मतलब एक लग्न के हिसाब से एक बुराई या अच्छाई जो भी कहें होती है। मीन लग्न में लड़कियों का जब जन्म होता है तो मीन लग्न की लड़कियां हाइट में काफ़ी कम होती हैं और स्थूल शरीर की होती हैं, क्योंकि यह लग्न स्थूल शरीर है और वह अपने गुण उनमें देता है। मीन लग्न में राजयोग कैसे बनते हैं इसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लग्न मूल त्रिकोण है और इसमें बृहस्पति आके बैठ जाएं तो बहुत सुंदर राजयोग बनता है, क्योंकि वह लग्न भी है, त्रिकोण भी है और गुरु का अपना घर भी हो जाता है। तो इस स्थान में बृहस्पति हंसक नामक महाराजयोग बनाते हैं। इस राजयोग के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक प्रसिद्धि ख्याति मिलती है। वह विशिष्ट विद्वानों की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन यही बृहस्पति यदि दशम भाव अपनी धनु राशि में चला जाए तो सामान्यतः कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि साहब यहाँ राजयोग घटेगा, लेकिन हम इससे यहाँ सहमत नहीं होते, क्योंकि पाराशर के सिद्धांत से दशम भाव शुभ ग्रह का हो जाने से वह अपनी शुभता को त्याग देता है। तो वहाँ पर बृहस्पति कोई अशुभ तो कुछ भी नहीं करेगा ज़्यादा, लेकिन क्यों कारक हो गया है लग्न से, लेकिन कोई बहुत बड़ा राजयोग या सफल योग नहीं बनाएगा। अब इस लग्न में वैसे गुरु जो है शुक्र का शत्रु है, लेकिन शुक्र की भूमिका इस लग्न में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे होती है? यदि शुक्र लग्न में है तो यहाँ पर उच्च का हो गया और यहाँ पर उच्च का शुक्र लग्न में बैठ करके मतलब बहुत बड़ा मालव विराम का राजयोग बना देता है और व्यक्ति को बहुत वैभव देता है। लेकिन इस लग्न के जातक बहुत अधिक अय्याश और बहुत अधिक चरित्र के मामले में कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर यह शुक्र इतनी बड़ी या इस तरह की बुराई पैदा कर देता है। दूसरी बात, यहाँ पर शुक्र फिर भी व्यक्ति को बहुत लंबी आयु देते हैं। लग्न का शुक्र, मीन लग्न का शुक्र व्यक्ति को दीर्घ आयु देता है। दूसरा पक्ष, ये शुक्र जब अष्टम भाव में होते हैं तो वहाँ पर भी व्यक्ति को दीर्घ आयु देते हैं। तो दीर्घ आयु देने का कार्य शुक्र संभालते हैं मीन के लग्न में या अष्टम भाव में। अब बुध इस लग्न में पूर्णतः हानि करने वाला ग्रह होता है। इसकी क्या बुराई है? यदि बुध लग्न में बैठ जाता है तो अपनी नीच राशि में बैठ गया। मीन बुध की नीच राशि है। यहाँ बैठ करके जो मनीषियों ने इसके ऊपर व्याख्या दी है, यह पिता के क्षति करता है। मीन लग्न में यदि बुध बैठा है तो व्यक्ति को बहुत कम उम्र तक पिता का प्रेम और सुख मिलता है। पिता के जीवन की क्षति हो सकती है। हम संभावनाओं पर बात करते हैं, निश्चित पर नहीं।
ज्योतिष संभावनाओं का विषय है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बुध जो है पिता को हानि करता है। यही बुध जब अष्टम भाव में चला जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्ति की कम उम्र में ही पिता का साथ छूट जाता है। तो यहाँ पर जो बुध है इस लग्न में इन 2 भावों में पिता के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि कुंडली में इस तरह का बुध का कोई हिसाब है तो हमें बुध को प्रसन्न करने के उपाय किए जाने चाहिए। और यदि बहुत ज़्यादा बुध ऐसा हानिकारक स्थिति में है तो हमने जो सर्वोत्तम उपाय पाया है वो ये है कि दूध की बकरी को पिता जब अस्वस्थ हों तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। अब फिर हम शुक्र पर लौटते हैं। शुक्र पर क्यों लौटते हैं कि शुक्र की भूमिका हर कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब शुक्र मीन लग्न में यदि 12वें घर में आ जाए तो ये मान्यता है कि शुक्र 12वें घर में प्रायः बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन हमने इससे पहले वाले लग्न में बताया था कि कुंभ लग्न में, द्वादश लग्न में शुक्र भाग्य को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर शुक्र मीन लग्न में 12वें घर में बैठ कर के भाग्य को तो नहीं बिगाड़ता, लेकिन धन नहीं देता, बल्कि व्यक्ति को कर्जदार बना देता है। जिन लोगों के मीन लग्न की कुंडली में शुक्र 12वें घर में होगा, प्रायः उनका जीवन लेन देन, कर्ज और ब्याज देने में ज़्यादा गुजरता है। तो शुक्र का 12वें घर में वैसा कोई फल नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को कमाए हुए धन को ज़्यादातर उसके ऋण और ब्याज चुकाने में देना पड़ जाता है। तो शुक्र की ये वहाँ पर एक नेगेटिव या कहेंगे कि हानिकारक भूमिका मानी जाएगी। मीन लग्न में सूर्य का महत्वपूर्ण रोल है। वैसे ये षष्ठम भाव के रोग स्थान के स्वामी हैं। यदि ये 6वें स्थान में चले जाते हैं तो व्यक्ति अजेय होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। और यदि होता भी है तो सूर्य उसको शत्रु को एक तरीके से परास्त, या यदि वो जातक को बहुत परेशान करता है तो सूर्य उसे नष्ट कर देते हैं। तो सूर्य की इसमें बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन मीन लग्न में बृहस्पति का जो सबसे सहयोगी ग्रह है, जो उनको मतलब इस लग्न के जातक को चमत्कारी फल देता है, वो मंगल है। मंगल ग्रह बृहस्पति का परम मित्र है। अब इसकी खूबी देखिए, यदि मंगल ग्रह कुंडली में बृहस्पति लग्न में है और उनसे अगले भाव में यानी अपनी मेष राशि में बैठ जाता है, अथवा 11वें भाव में आय स्थान में जाकर के बैठ जाता है, जो कि उसका उच्च स्थान है, मकर राशि है। फिर से मंगल गुरु यदि केंद्र में बैठे हैं, उनसे अगली राशि धन भाव में बैठता है या लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठता है, तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, हमारे ऋषि मनुष्यों के अनुसार जो उन्होंने बताया है, यह महालक्ष्मी योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति अटूट दौलत का स्वामी होता है और अपार धन दौलत उस पर होती है, और जनरली बड़े स्तर का, आज की भाषा में कह सकते हैं, वो फाइनेंसर होता है। और इतने बड़े स्तर का होता है कि कभी कभी इतने बड़े स्तर के लोग अपने स्वयं के बैंक खोल देते हैं, बहुत बड़ी व्यापारिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। तो ये यहाँ पर मीन लग्न में बृहस्पति के साथ केंद्र में बैठने पर मंगल का चमत्कारी फल होता है। अब मंगल की त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में है। यदि यह मंगल भाग्य स्थान में आ जाए तो मैं कई बार कह चुका हूँ, भाग्य स्थान में त्रिकोण राशि में जब मंगल आ गया या कोई भी ग्रह अपनी त्रिकोण राशि में वहाँ पहुँच गया, लग्न जो भी है, तो वह व्यक्ति को सौभाग्य प्रदान करता है। तो मीन लग्न में मंगल 9वें भाव में अपनी त्रिकोण राशि में पहुंचकर व्यक्ति को सौभाग्य देता है। और जैसा हमने पहले भी अपने उस शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ यदि मंगल बैठा है तो व्यक्ति मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है। ये मंगल का 9वें भाव में बैठने का श्रेष्ठ फल है। तो मित्रों, इस तरीके से ये जो मीन लग्न है अपने में बहुत महत्वपूर्ण लग्न है, क्योंकि इसका नेतृत्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और हम इस तरीके से इस लग्न पर हम अपने भाष्य को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। लेकिन एक बात हम आपसे स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमने मेष से लेकर के मीन तक लग्नों की व्याख्या की है। ये जन्म लग्न है और जन्म लग्न ही व्यक्ति के भविष्य
के आगे के लिए संकेत देने का कारण बनता है। अब एक बात और आती है कि कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी ज्योतिषाचार्य केवल लग्न को लेकर ही संपूर्ण भविष्य कथन नहीं कर सकते। भविष्य कथन करने के लग्न के कुछ आधार हैं, उन आधारों को हम आगे जाकर के विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको हम संक्षेप में बताते हैं। वो आधार है कि लग्न के साथ साथ लग्न के कुछ हिस्से हैं। तो सबसे पहले लग्न के बाद हमें चलित भाव देखना चाहिए कि उसमें ग्रहों की स्थिति बदल तो नहीं गई। उसके बाद हम लग्न का अगला हिस्सा जो होता है उसे होरा कहते हैं। होरा को हम देखेंगे, यानी लग्न के आधे हिस्से को होरा कहते हैं। यह दो का होता है, या तो चंद्र की होरा होती है या सूर्य की होरा होती है। तो ज्योतिषकर्ता उसको अध्ययन करके पता लगा लेंगे कि क्या पोजीशन है। इससे आगे जाकर के दृष्टिकोण होता है, यानी लग्न के 10 अंश के भाग को 1/3 भाग को दृष्टिकोण कहते हैं। तो उसमें ग्रह किस स्थिति में नजर आ रहे हैं, लग्न में बैठने के साथ वहाँ कैसे नजर आ रहे हैं, इसका आकलन विद्वान ज्योतिषी करेंगे। और आखिर में वो इस लग्न के सप्तांश को भी देखेंगे, सप्तांश का भी अध्ययन करेंगे कि सप्तांश में कहाँ हैं। इससे आगे जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अध्ययन करने का लग्न का, वो है नवांश। नवांश का भी अध्ययन करेंगे कि उसमें ग्रह लग्न में किस पोजीशन में थे और यहाँ पर किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो उसको देख, एक उदाहरण कह सकते हैं, लग्न में मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा है, लेकिन नवांश में वो अपनी नीच राशि में चला जाता है, तो वह अपने फल को बिल्कुल नहीं करेगा। वहाँ भले ही उच्च है, लेकिन वहाँ वह फल नहीं देगा। यानी कुंडली में देखने से ज्योतिषाचार्य कहेंगे कि बहुत बड़ा राजयोग है, लेकिन उन्होंने नवांश नहीं देखा तो उनका ये कथन फेल हो जाएगा। वजह, क्योंकि नवांश में गुरु या कोई भी ग्रह या मंगल या शुक्र यदि नीच हो जाते हैं और कुंडली में उच्च हैं तो वो राजयोग नहीं करेंगे, वो उसको निष्फल कर देंगे। मित्रों, इस तरीके से नवांश का अध्ययन किया जाता है। फिर जेमिनी के मत से कारकांश लग्न का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। कारकांश लग्न, नवांश लग्न, दृष्टिकोण, होरा और आपका चलित भाव और लग्न, इनका तुलनात्मक ग्रहों की पोजीशन का विद्वतापूर्वक अध्ययन करने के बाद ही भविष्य कथन किसी जातक से कहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस भाष्य को ढंग से समझ सके होंगे। और मेरा जो इस तरह से आपके सामने वीडियो रखने का विचार है, वो सिर्फ इसके पीछे मेरा इरादा है कि आप तक ज्योतिष की वास्तविक और साफ सुथरी जानकारी में पहुंचा सकूं, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा और आपकी सेवा करने में सफल रहा, इसको भी मैं अपने लिए सौभाग्य समझूंगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।